हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे ओशन करंट के बारे में समझने का। जो भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते होंगे तो अक्सर देखने को मिलता होगा 1 से 2 क्वेश्चन ओशन करंट के बारे में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग करके, या फिर कौन सा ओशन करंट वार्म है, कौन सा कोल्ड है। अक्सर हमें ऑड वन आउट करना पड़ता है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है यार, बहुत नाम याद करना पड़ता है, ऊपर से कौन सा कोल्ड है कौन सा हॉट है। तो आज कोशिश करेंगे हम लोग कि इस वीडियो के अंत तक ये डाउट काफ़ी हद तक क्लियरिटी में बदल जाए। यार, पूरे ओशियन करंट में ना एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक प्लानिटरी विंड्स वाला। जैसे कि प्लानिटरी विंड्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, यह है इक्वेटर। तो भाई इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है तो यहाँ का ओशियन वाटर रिलेटिवली हॉट होगा और वार्म होगा, हॉट नहीं होगा। और यही पोलर एरिया का जो रीजन है वहाँ का वाटर क्या होगा, रिलेटिवली कोल्ड होगा, ये वाला रीजन, क्योंकि ये फ्रीजर जोन में आता है। और इक्वेटोरियल करंट में हमने पढ़ा होगा, सॉरी प्लानिटरी विंड्स में हमने पढ़ा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के पास जो विंड फ्लो करती है ना, वो फ्लो करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पूरा ओशन करंट में ना एक बेसिक सा चीज़ यही होने वाला है कि ये जो भी वार्म करंट है ये चाहेगी कि मैं कोल्डर एरिया में जाऊं, और जो भी कोल्ड करंट है इस पूरे कोल्ड करंट का एक ही मकसद है कि ये वार्म एरिया में आए। बस यही साइकिल पूरे ओशन करंट में हम लोग को देखने को मिलेगा। सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में सारे वार्म करंट कोशिश करेंगे कि कोल्डर एरिया में जाए नीचे की ओर, और सारे कोल्ड करंट कोशिश करेंगे कि ऊपर की ओर जाए इक्वेटर के एरिया में। तभी तो ये पूरा एक साइकिल बनेगा जिसमें से वाटर मेंटेन रहेगा, बैलेंस। तो इसी चीज़ को ना अभी क्या है कि हम लोगों ने ब्लैंक मैप पे किया है। जब वर्ल्ड मैप पे जब कॉन्टिनेंट आ जाएंगे तो इन लोगों के फ्लो में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आने लगेंगे, जिसके वजह से अलग अलग करंट का अलग अलग नाम पड़ता है, ये रैंडम नहीं होता। जिसको आइए हम लोग मैप पे करके देखते हैं। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, ये इक्वेटर का रीजन हो गया। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट देखा कि इक्वेटर का रीजन क्या होता है, वार्म होता है। तो इक्वेटर पे जो भी करंट फ्लो करेगा ना वो वार्म करंट फ्लो करेगा, और ये जो इक्वेटर पे करंट फ्लो करता है हम लोग इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। जैसा कि नाम है, नाम से ही पता चलता है इक्वेटोरियल करंट। और इक्वेटोरियल करंट क्या होगा, हमेशा वार्म होगा। तो एक करंट तो भी हम लोग सीख गए कि इक्वेटोरियल करंट हमेशा वार्म होगा। अब क्या देखें हम लोग कि जो भी वार्म करंट है वो कोशिश करेगा ऊपर की ओर जाने का, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट का डायरेक्शन होगा ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो ऐसे सारे करंट इधर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, ये करंट इधर मूव की ओर कोशिश करेगा, ये इस तरह से। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगा, इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्रोनोलॉजी सेट है। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है ना, ज़्यादातर हॉट करंट कहाँ पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। नीचे में भी कहाँ पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। और ज़्यादातर कोल्ड करंट ना कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे होता है, ये वाले डायरेक्शन में। तो जैसे कि वार्म करंट हम लोगों ने बना दिया कि भाई वार्म करंट क्या करेगा, इक्वेटर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, और डायरेक्शन ऊपर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये मैप साहब सब कुछ आप मैप से देखने की कोशिश करो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखना है तो वो सारे इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन अपना क्लॉकवाइज हो गया। और इक्वेटर के साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वार्म करंट फ्लो करने की कोशिश करेंगे।
और कोल्ड करंट में क्या है, ये पूरा एरिया इसके लिए खाली है, तो इक्वेटर का जस्ट अपोजिट में ये पूरा आराम से फ्लो करेंगे, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो कोल्ड करंट है ना, जो नीचे फ्लो कर रही है आर्कटिक ओशियन में, इसका हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट। अपना ये पूरे सिनेरियो को हम लोग नाम के साथ दूसरे मैप पे कवर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में, कि कौन सा कौन सा ओशियन करंट कहाँ से पास करा, ठीक है। तो आगे हम लोग दूसरे मैप पे, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं वार्म करंट से। तो ये रहा अपना इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। देखिए इक्वेटर के पास दिया हुआ है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वार्म करंट है, और यहाँ साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये वार्म करंट। अब ये जो वार्म करंट है ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये जिस भी एरिया से मूव करने की कोशिश करेगा ना, वहाँ के आसपास का जो रीजन है या फिर जो भी लैंडमास का रीजन है, उसके नाम पे उस वार्म करंट का नाम पड़ेगा। और सेम यही चीज़ रिपीट होगा कोल्ड करंट में भी। जो कोल्ड करंट जिस एरिया या फिर जिस रीजन लैंडमास के बगल से पास करेगा, उस कोल्ड करंट का नाम मैक्सिमम चांस में उस एरिया के नाम पे ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत बार नाम से ही पता कर सकते हैं कि यार ये उस करंट कोल्ड है या वार्म है, अगर ये पूरा चीज़ मैप पे याद रहे तो ये यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। इक्वेटोरियल करंट, ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये कैरेबियन आइलैंड के पास आया, ये देखिए कैरेबियन करंट नाम हो गया। ये करंट ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से बाहर निकला, हालांकि ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ़ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। तो ये गल्फ़ स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है, गल्फ़ से निकला गल्फ़ स्ट्रीम। अभी भी ये वार्म करंट है। और ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से कोल्ड करंट आ रहा है। कोल्ड करंट कौन सा आ रहा है, लैब्राडोर करंट, क्योंकि ऊपर के रीजन से आ रहा है, तो ये कोल्ड करंट होगा, यह आया लैब्राडोर करंट। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न वाली बात यह है कि ये नॉर्वेजियन करंट जो है ऊपर जा रहा है, और ये वार्म करंट कैसे है ऊपर है। तो वार्म करंट ये इसलिए है क्योंकि ये रिलेटिवली वार्मर है, ये साउदर्न साइड से आया है, और यहाँ कोल्ड वाटर पहले से है, इस एरिया में कोल्ड वाटर पहले से है, और ये वार्म करंट जो कि साउथ से आया है इसलिए रिलेटिवली वार्मर है, इसलिए ये नॉर्वेजियन करंट क्या है, वार्म करंट कहलाएगा। ऊपर ग्रीनलैंड के बगल से आने वाला करंट, देखिए ग्रीनलैंड करंट कोल्ड करंट है। ग्रीनलैंड जानते होंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है और मोस्टली आइस कैप से कवर है, तो ग्रीनलैंड के बगल से समझ सकते हैं कि कोल्ड करंट होगा हमारा। और ये नॉर्वे यहाँ पे नॉर्वे है, नॉर्वे के बगल से गुजरने वाले अपना वार्म करंट है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे ही एक और कन्फ्यूज़न वाले जल्दी क्रिएट हो जाता है कभी कभी, कि ये कैनरी करंट नीचे तो आ रहा है, पर ये कोल्ड करंट कैसे हुआ। तो यहाँ भी हम लोग रिलेटिव वाली बातें करेंगे कि भाई ये जो करंट गल्फ स्ट्रीम जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लैब्राडोर और जब ग्रीनलैंड करंट मिला गल्फ स्ट्रीम से ये वाले रीजन में, तो ये करंट यहाँ पे 2 करंट फॉर्म हुआ, एक नॉर्वे करंट जो ऊपर चला गया, एक कैनरी करंट जो नीचे आ गया। ये रिलेटिवली वार्मर एरिया में आ रहा है, तो इसीलिए कैनरी करंट कोल्ड करंट बन गया। और सेम करंट वो ऊपर जा रहा है जो कि रिलेटिवली कोल्डर एरिया में जा रहा है, तो वो सेम करंट ऊपर वार्म करंट बन गया। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। और यहाँ पे जो सारे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलते हैं ये बनते हैं फिशिंग ग्राउंड। ये वाला जो रीजन है ना, ये बनता है फिशिंग ग्राउंड। ये फिशिंग ग्राउंड क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक फॉगी सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइप के जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको खाने के लिए ढेर सारी मछलियाँ आती है। और जैसे ही मछलियाँ आती हैं भाई, हम लोग तो ह्यूमन हैं, सबका शिकार कर देते हैं, इसलिए इसे फिशिंग ग्राउंड बोलते हैं। सेम ये चीज़ यहाँ भी होती है, जहाँ पे ओयोशी और कोयोशियो करंट मिलती है। ये जापान के बगल में ही लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। सेम कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जू प्लैंकटन्स पाए जाते हैं और
उसी की वजह से उसे खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो ये सारा हो गया नॉर्थन अटलांटिक का करंट। नॉर्थन अटलांटिक का करंट हमने अभी कवर किया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो इक्वेटोरियल करंट है कैरेबियन आइलैंड के पास से जाएगी, तो वो कैरेबियन आइलैंड के पास से जाएगी तो कैरेबियन करंट बन जाएगी, गल्फ से निकलेगी, गल्फ स्ट्रीम बन जाएगी, और लैब्राडोर से करंट आके मिलेगी, ग्रीनलैंड से करंट आके मिलेगी, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनाएंगी, और ये करंट आपस में मिलके फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ऊपर की ओर जाएगा, एक नीचे की ओर जाएगा। जो नीचे की ओर आएगा वो कोल्डर एरिया से आ रहा है, देखो वो थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये कोल्डर एरिया से आ रहा है नीचे, तो ये कैनरी करंट कहलाएगी, ये कोल्ड करंट होगा। और ऊपर की ओर जो जा रहा है ये नॉर्वेजियन करंट, ये वार्म करंट होगा। नॉर्वेजियन करंट का एक और खासियत है कि ये यहाँ के पोर्ट सबको क्लियर रखने में हेल्प करता है, क्योंकि वार्म करंट है, ठंड के मौसम में यहाँ के पोर्ट जम जाते हैं तो उन्हें एक्सेसिबल बनाता है ये नॉर्वेजियन करंट। और कैनरी करंट रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सहारा डेजर्ट बनाने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं इधर पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में इसके सारे करंट देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन में भी सेम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इसका चेन इधर से स्टार्ट होगा। कुरेशियो करंट है, ऊपर की ओर गया, यहाँ पे आया अपना ओयोशियो करंट, दोनों मिला, यहाँ पे संगम हो गया ओयोशियो कुरेशियो का, और करंट अब बन गया नॉर्थ पैसिफिक करंट। अब नॉर्थ पैसिफिक करंट क्या होगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हुआ था ना, सिमिलर फेनोमेना यहाँ पे होगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में भी। करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो करंट भाई ऊपर गया वो बन गया वार्म करंट रिलेटिविटी की वजह से, और जो करंट नीचे आया वो बन गया कोल्ड करंट। अब नाम कैसे पड़ा, ऊपर गया अलास्का के रीजन में तो बन गया अलास्कन करंट, नीचे आया कैलिफोर्निया के रीजन में, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के रीजन में बन गया कोल्ड करंट। अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि ऑड वन आउट करने में कि अलास्का करंट कोल्ड है या वार्म है, तो हम लोग सोचते हैं अलास्का है तो अलास्का बगल में कोल्ड है तो कोल्ड करंट होगा, नहीं, वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन का अपर वाला करंट फ्लो कर रहा है, तो वो रिलेटिवली क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, तो वो रिलेटिवली करंट वार्मर होगा। सेम फिनोमिना साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें जो भी करंट जिस भी एरिया से पास करेगा वो करंट का नाम उस एरिया के अकॉर्डिंग पड़ जाता है। ये वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट हमने पढ़ा था कि इसको भाई कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से फ्लो करता है। ये तो नॉर्दर्न पार्ट हो गया हमारा। अब साउदर्न पार्ट में आते हैं। ये साउदर्न इक्वेटोरियल करंट आया, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन से पास किया, और इधर से कोल्डर करंट पास करेगा, कोल्डर उसका रीजन आधा पार्ट इधर है, हम्बोल्ट करंट। ये हम्बोल्ट करंट और ये ना ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अल नीनो और ला नीना वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इससे काफ़ी वेदर फिनोमेना अफेक्ट होता है, मानसून्स वगैरह। फिलहाल हम लोग ओशन करंट देख लेते हैं, फिर आगे आने के बाद अच्छा इंडियन ओशियन में ना एक थोड़ा अलग फेनोमेना है। क्योंकि बाकी ओशियन हम लोग देखते हैं तो वो फ्रिजिड जोन से कनेक्टेड है, बट इंडियन ओशियन ना कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे उस तरह से लूप तो नहीं बन पाता है, बट मानसूनल विंड बहता है जो भी इंडियन ओशियन का रीजन है यहाँ पे, और ये रिलेटिवली वार्मर भी है। वार्मर क्यों है, क्योंकि नॉर्थ से आने वाला कोल्ड करंट इंडियन ओशियन में आके नहीं मिल पाता है, ये वाला रीजन में, क्योंकि ऊपर से लैंडलॉक है। साउदर्न इंडियन ओशियन में क्या है, साउदर्न इंडियन ओशियन आया, बस अपना प्रॉपर जो भी रास्ता हम लोग पहले से जान रहे हैं, नीचे की ओर आएगा, जिस रीजन से आएगा उसका वहाँ पे नाम पड़ जाएगा। तो मोजाम्बिक के बगल से आया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक अफ्रीका के बीच से आया तो मोजाम्बिक करंट, और मेडागास्कर के बगल से आया तो मेडागास्कर करंट। मैप पे हम लोग को याद रखना है वो करंट, और नीचे आया एगुलास करंट बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये है साउदर्न अटलांटिक ओशियन। साउदर्न अटलांटिक ओशियन में भी क्या होगा, सेम वही फेनोमेना रिपीट होगा। ब्राज़ील के बगल से पास करोगे तो ब्राज़ील करंट बन जाओगे, और ये इसके अनदर वेस्टर्न कोस्ट अफ्रीका के जो है बेंगुएला करंट बन जाएगा,
कोल्डर करंट, क्योंकि एक लूप भी बनेगा ना, वही प्रॉपर लूप। सेम जैसा यहाँ पे हमबोल्ट करंट, एक और प्यारा सा बहुत कॉन्सेप्ट है सरगासो सी के बारे में। सरगासो सी वाला जो है ना, ये वाला एक रीजन है जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में है। बहुत बार क्वेश्चन आता है सरगासो सी कहाँ पे है। सरगासो सी नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में है, और इसकी खास बात ये है कि ये ऐसा सी है जो किसी भी कॉन्टिनेंट को टच नहीं करता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक लूप बनाता है। कोल्ड करंट हॉट करंट, कोल्ड करंट हॉट आपस में मिलते रहते हैं चेन यहाँ पे, और इसी रीजन को हम लोग सरगासो करंट सरगासो सी बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।